नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको दुर्गा नवमी के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां नवमी के मौके पर आज देश भर में हर मंदिर में पूरी श्रद्धा के साथ दुर्गा माता की पूजा की गई। पूरे देश में उत्सव का माहौल रहा। कोरोना काल की पाबंदियों के बावजूद बड़े धूमधाम से महानवमी का त्योहार मनाया गया। दुनिया के हर उस हिस्से में जहां हिंदू रहते हैं, मां दुर्गा की उपासना की गई, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। और पश्चिम बंगाल में तो नजारा देखने वाला था, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने दुनिया भर में मां दुर्गा के भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, करोड़ों हिंदुओं की संवेदनाओं को आहत किया। इन तस्वीरों को देखकर मां दुर्गा के भक्तों में भारी नाराजगी है। और ये तस्वीरें आई हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, जहां मां दुर्गा की प्रतिमाओं का अपमान किया गया। सैकड़ों की भीड़ ने दुर्गा पंडालों पर हमला किया। कई जगह मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित किया गया। बांग्लादेश के एक शहर में मां दुर्गा के पंडाल में हमला हुआ और फिर देखते ही देखते यह सिलसिला बांग्लादेश के कई शहरों में शुरू हो गया। भीड़ के इस हमले में मां दुर्गा के भक्तों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। भारत सरकार ने भी दुर्गा पंडालों पर हुए हमले को लेकर बांग्लादेश की सरकार से बात की है, इन हमलों पर चिंता जताई है और हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में कौन सी कट्टरपंथी ताकतें हैं जो हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रही हैं। वो कौन से संगठन हैं जो नाम बदलकर बांग्लादेश के हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बांग्लादेश में मुसलमानों के बीच एक फेसबुक पोस्ट को वायरल किया गया, कैसे अफवाह फैलाई गई और उसके बाद मां दुर्गा के पंडालों को निशाना बनाया गया, मां दुर्गा की प्रतिमाओं को खंडित किया गया। सबसे पहले आपको बांग्लादेश की लेटेस्ट सिचुएशन के बारे में बता दूं। इस वक्त बांग्लादेश के कई इलाकों में जबरदस्त तनाव है। वहां के 64 में से 22 जिलों में सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी गई है। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन के साथ बॉर्डर गार्ड्स की जो जवान सरहदों पर रखवाली कर रहे थे, उन्हें भी इंटीरियर इलाकों में पोस्ट किया गया है। दुर्गा पंडालों के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस का हेवी डिप्लॉयमेंट है। 8 से ज्यादा प्लेटून तो चट्टोग्राम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और यह सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि कल कुछ लोगों ने दुर्गा पंडालों को टारगेट किया, उन पर पथराव किया और फिर कुछ मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। इनमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो आपकी भावनाओं को विचलित कर सकती हैं, लेकिन घटना की सच्चाई को जानने के लिए इन्हें देखना भी जरूरी है। बांग्लादेश के चांदपुर जिले में भी कई दुर्गा पंडालों को नुकसान पहुंचाया गया। जिन ब्लॉक्स में, इलाकों में पंडाल सजे हुए थे, वहां एक ही पैटर्न दिखा। पहले अचानक भीड़ इकट्ठा हुई, फिर नारेबाजी की गई, हिंदू समाज के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए गए और इसके बाद हिंसा की गई, तोड़फोड़ की गई। जिस वक्त यह सब हो रहा था, वहां हिंदू समाज के कुछ लोग ही थे, गिने चुने लोग, लेकिन भीड़ के सिर पर जैसे खून सवार था। कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले से प्लान था और एक साजिश के तहत हुआ। पहले पंडाल को निशाना बनाकर पथराव हुआ और फिर जो भी इस भीड़ के सामने आया उसे नहीं बख्शा गया। बांग्लादेश की पुलिस ने बताया कि चांदपुर के हाजीगंज में जो हिंसा हुई, पथराव के बाद जो भगदड़ मची, उसमें 4 लोग की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जो लोग मारे गए उनके शरीर पर कई जगह गहरी चोट के निशान मिले हैं। हालात को काबू में करने के लिए इलाके में दफा 144 लगा दी गई। बॉर्डर गार्ड्स की 2 प्लेटून इलाके में तैनात कर दी गई, लेकिन अभी भी टेंशन बरकरार है, पूरे इलाके में तनाव है।
जिस वक्त चांदपुर में हिंसा भड़की थी, उसी दौरान कुरीग्राम और उलीपुर में भी कई मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमानित किया गया, उन्हें क्षत विक्षत किया गया और फिर एक मंदिर में आग लगा दी गई। हिंसा का खुला खेल हुआ। বাধ্য হয়ে আমরা সরে গেছি, আমাদের কিছু করার ছিল না। কারা হয়েছিল জানিস না? कल सिर्फ चांदपुर नहीं बल्कि कॉक्स बाजार, मौलवी बाजार, चिटगांव, नरसिंहदी और मुंशीगंज समेत कई दूसरे इलाकों में दुर्गा पंडालों पर इसी तरह के हमले किए गए। अकेले चांदपुर में कुछ पत्रकार समेत 60 लोग जख्मी हैं। लेकिन ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, इन सारी घटनाओं का ट्रिगर पॉइंट क्या था, इसकी जानकारी भी मैंने हासिल की है। असल में पंडालों को टारगेट करने का सिलसिला बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 100 किलोमीटर दूर कुमिल्ला जिले से शुरू हुआ। यहां साजिश के तहत हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश की गई, दरार डालने की कोशिश की गई। बांग्लादेश की पुलिस ने बताया कि कुमिल्ला जिले के एक पंडाल में कुछ लोगों ने जानबूझकर एक कुरान रख दी और इसके बाद इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसके बाद लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल किया गया, जिसमें सांप्रदायिक माहौल खराब करने और धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए लोगों को उकसाया गया, भड़काया गया। बांग्लादेश के मुसलमानों को इकट्ठा होने की अपील की गई। इस पोस्ट को, इन तस्वीरों को वायरल किया गया। ये पूरी खबर आग की तरह फैल गई और फिर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सैकड़ों लोगों की भीड़ कुमिल्ला के पंडाल के सामने आ गई। उनके हाथ में पत्थर थे, लाठी डंडे थे। ये लोग पंडाल के अंदर घुस गए, उसका एक हिस्सा नदी में गिरा दिया गया और फिर देखते ही देखते पूरे पंडाल को तहस नहस कर दिया गया। जिस वक्त से सारा हंगामा हुआ, उस दौरान मौके पर कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे। लेकिन तोड़फोड़ करने वाले ज्यादा थे, पुलिस की संख्या कम थी। जब बात काबू के बाहर होती दिखाई दी तो फिर एडिशनल सिक्योरिटी फोर्स को बुलाना पड़ा। पुलिस की तरफ से क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए टीयर गैस के शेल्स दागे गए, हवाई फायरिंग की गई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। बात एक जिले से निकलकर बांग्लादेश के बाकी इलाकों तक फैल गई और फिर शाम होते होते अलग अलग एरिया से पंडालों में तोड़फोड़ की खबरें, उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोस सामने आने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने इस मामले में हिंदुस्तान में भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट किए गए जिसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों पर अटैक हो रहे हैं। हालांकि वक्त रहते इन अफवाहों को काउंटर कर लिया गया, हालात काबू में रखा गया और बाद में सभी राजनीतिक दलों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का विरोध किया। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने तो इस मामले में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने की मांग की। शुभेंदु अधिकारी ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और कहा कि सरकार को बांग्लादेश की सरकार से बात करनी चाहिए ताकि वहां मौजूद हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ভিতরটা অত্যন্ত ব্যথিত। গতকাল বাংলাদেশে কুমিল্লা, मैं अंदर से व्यथित हूं। कल बांग्लादेश के कुमिल्ला, अभिगंज, चट्टोग्राम, कॉक्स बाजार, चौपाई नवाबगंज में सभी दुर्गा मंडल और उनमें रखी मूर्तियां विखंडित की गई हैं।
कल रात से ही बांग्लादेश में मेरे कई जानने वाले लोग मुझसे बात कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। सोनारपुर, बालीपुर से कॉल आया, दमदम से भी कई लोगों ने बात की। मैंने प्रधानमंत्री को ईमेल भेजकर पूरे मामले से अवगत कराया है। मैंने कहा कि सनातनी लोगों पर जो पिछले कई दिनों से अत्याचार हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए कोई व्यवस्था की जाए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक और सीनियर लीडर राहुल सिन्हा ने भी कहा कि जिस तरह हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया गया वो सही नहीं है। बांग्लादेश की सरकार को फौरन आरोपियों पर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें सख्त सजा देनी चाहिए। बांग्लादेश का कुमिल्ला में जिस ढंग से हिंदू धर्म का ऊपर, हिंदू जनता के ऊपर और सबसे बड़ा दुर्गा प्रतिमा के ऊपर जिस ढंग से हमला हुआ, हम इसका तीव्र निंदा करते हैं और बांग्लादेश सरकार से ये दरखास्त करना चाहते हैं, जो बांग्लादेश सरकार जो दोषी है, जो इतना बड़ा सांप्रदायिक हमला किया, उन सारे को गिरफ्तार करे और उनको दंडित करे और जो हिंदू का क्षति हुआ उन सब को सुरक्षा का बंदोबस्त करे और उनको क्षतिपूरण भी दे, ऐसा हमारा मांग है। ऐसा जो हमला बांग्लादेश का कुमिल्ला में दुर्गा प्रतिमा के ऊपर हुआ, हिंदू जनता के ऊपर हुआ, हम इसका फिर शोक प्रकट करते हैं और बहुत से बहुत निंदा करते हैं। कुमिल्ला में जो कुछ हुआ उसे लेकर बांग्लादेश की सरकार एक्टिव हुई। 16 अक्टूबर तक सेंसिटिव इलाकों में हैवी डिप्लॉयमेंट का ऐलान कर दिया। क्योंकि कल जुमे का दिन है, इसलिए भी वहां की सरकार और ज्यादा अलर्ट है। कुमिल्ला हिंसा के मामले में कई लोगों को डिटेन किया गया है। आज बांग्लादेश के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर सामने आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी इन हमलों के पीछे है, जिसने भी माहौल को खराब करने की साजिश की है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सर्वसाधारणের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে कुमिल्ला में पूजा पंडाल में मूर्तियों की तोड़फोड़ की घटना मेरे संज्ञान में आई है। इन घटनाओं को लेकर हमने स्थानीय प्रशासन को दिशा निर्देश दे दिए हैं। जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, ऐसा अपराध किया है, हमला करके सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, उन्हें देश के कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न करे, कानून हाथ में न ले। सबसे अपील है कि वो धार्मिक सौहार्द और शांति बनाए रखें। धर्मीय संप्रीति और शांति श्रृंखला बजाय रखने जন্য। लेकिन सवाल तो है कि अचानक बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया? क्यों दुर्गा पंडालों को हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया? इन हमलों के पीछे है कौन? और पिछले दिनों इस तरह के हमलों में इजाफा क्यों हुआ? तो इसका जवाब है बांग्लादेश में बढ़ता कट्टरवाद, वहां अपनी जड़ें मजबूत करता रेडिकलाइजेशन। बांग्लादेश के पुलिस अफसरों का कहना है कि शुरुआती जांच के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरी हिंसा ऑर्केस्ट्रेटेड थी, पूरी तैयारी के साथ की गई थी। जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम और खालिदा जिया की बीएनपी के लोकल लेवल के नेता इसमें शामिल थे। उन्होंने ही माहौल को खराब करने के लिए पंडालों में अपने एजेंट्स को भेजा और फिर माहौल बिगाड़ने के लिए अफवाहें फैलाई। बांग्लादेश के सीनियर अफसरों ने बताया और नेताओं ने भी कहा कि 3 महीने पहले जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, तभी से बांग्लादेश में जमात इस्लामी ने दोबारा पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि यह संगठन कट्टरवाद की वजह से बांग्लादेश में बैन है, तो इसने हिफाजत इस्लाम के नाम से नया फ्रंट खोला है और फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने तो नारा तक दिया था कि अब बांग्लादेश बनेगा अफगानिस्तान, और फिर इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश में हिंदू समाज को परेशान करने लगे। बांग्लादेश हिंदू काउंसिल का तो कहना है कि जिस वक्त दुर्गा पंडालों की मूर्तियां तैयार हो रही थी, उन्हें बनाया जा रहा था, तभी से इन लोगों ने प्रतिमाओं के अपमान का सिलसिला शुरू कर दिया था। लेकिन माहौल ना बिगड़े, त्योहार में कोई परेशानी ना हो, इसलिए दुर्गा पंडालों ने, हिंदू समाज ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। हाल ये था कि 2 दिन पहले ढाका में भी मां दुर्गा की शोभा यात्रा को रोक दिया गया था। हम बाहर नहीं जाना चाहते, दूसरों के घर नहीं जाना चाहते। हम अपनी पैतृक संपत्ति से, देवताओं की संपत्ति से, हिंदुओं की संपत्ति से बाहर नहीं जाना चाहते। कल जो लोग थे, मुझे पता है, उन्होंने कहा कि यहाँ एक मंदिर है, सेवादार था।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग साथ में रहिए, आसपास रहिए। अभी जो मारपीट हुई उसमें मैंने देखा कि कई महिलाओं के कपड़े फटे हुए हैं, साड़ियाँ फटी हुई हैं। ये हुआ है, उन लोगों ने दिक्कतें की हैं। वो लोग पहले भी ऐसा ही करते थे। ठीक है, उन्होंने हमें रोका, हमने भी उनका विरोध किया। हमने अपनी लड़ाई में जीतने की कोशिश की। পুজো করতে আসছি এখানে শান্তিপূর্ণভাবে, এখানে আমাদের মন্দিরে আমরা পুজো করতে আসছি, আমরা কারো বাড়িতে করতে আসিনি। তো আমার মায়ের মন্দির আজকে ভূমিদস্যু আর আমরা পূজা করতে পারবো তা তো হয় না। पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ उसे लेकर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू डरे हुए हैं, खौफ का माहौल है। कुछ लोगों ने तो ट्विटर पर यह भी लिखा कि कल हमारे साथ जो कुछ हुआ वो हम लफ्जों में बयान तक नहीं कर सकते। 2021 की दुर्गा पूजा को नहीं भूलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में अपने रिलेटिव्स को फोन करके आप बीती सुना रहे हैं। उन्हें डर है कहीं फिर से उन्हें टारगेट ना किया जाए, उन पर हमला ना हो जाए। हालांकि बांग्लादेश के मंत्री लोगों के बीच जाकर हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी अवामी लीग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उबैदुल कादरी ने हिंदू समाज को एड्रेस किया। कम्युनिटी के बीच जाकर कहा कि डरने की जरूरत नहीं, कुछ लोग गड़बड़ फैलाने की फिराक में थे, लेकिन सरकार ने ऐसे लोगों को सख्ती से निपटने का फैसला किया है। कुछ शैतान आने वाले चुनावों को लेकर देश में सांप्रदायिक माहौल को बर्बाद करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कुमिल्ला में हुआ यह जघन्य अपराध है। सांप्रदायिक ताकतों का काम है। कुछ कट्टरवादी ताकतें इस घटना को अंजाम देना चाहती थी और पूजा मंडप की मूर्तियों को अपवित्र करना चाहती थी। ये लोग हमारे उत्सव के माहौल को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हमारी सरकार उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने ऐसा किया है और उन्हें अपने किए की सजा मिलेगी। मैं आपसे अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। आप लोग डरिए मत। दुर्गा उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से ही चलेगा। हमारे देश में 30,000 से लेकर 35,000 तक दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई सभी धर्मों के लोग शामिल हो रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, क्रिश्चियन। भारत सरकार ने भी बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर वहां की सरकार से बात की है, चिंता जताई है। आज विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हिंसक घटनाओं को लेकर हमारी एम्बेसी बांग्लादेश के कंसर्न ऑफिशियल्स के संपर्क में लगातार बनी हुई है। बांग्लादेश में ये जो कुछ इंसिडेंट्स आए हैं हमारे नज़र, ये जो अटैक्स हुए हैं रिलीजियस सेंटर्स पे, दुर्गा पूजा इवेंट्स में, हमें ज्ञात है इसका। हम बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ हमारी कांटेक्ट बनाए हुए हैं। हमने देखा है कि बांग्लादेश की सरकार ने इस पे तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस और बाकी उनके जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उन्होंने लिए हैं और दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस चल रहे हैं बांग्लादेश में। सरकार का सपोर्ट रहा है उसमें और बांग्लादेशी पब्लिक का भी बहुत सपोर्ट रहा है इसमें। हमारे हाई कमीशन, हमारे कौंसुल आवास बांग्लादेश में पूरे हमारे बांग्लादेशी सरकार और बाकी अथॉरिटीज़ के साथ क्लोज कांटेक्ट में है, संपर्क बनाए रखे हैं और सिर्फ ढाका में नहीं, लोकल लेवल पे भी। बाकी इसके बारे में डिटेल्स तो ये तो फिर इन्वेस्टिगेशन या उनके अथॉरिटीज़ पर मैं अभी छोड़ दूंगा। अब इतना ही मैं कह सकता हूँ। बांग्लादेश में मां दुर्गा के अपमान से, देवी की प्रतिमाओं को खंडित किए जाने से हमारे यहां जितनी नाराजगी है उससे ज्यादा गुस्सा बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं से है। बांग्लादेश में अभी हिंदुओं की तादाद करीब 1.5 करोड़ है। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो जो हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान कहलाया वो बंगाल से टूटकर बना था, जो आज बांग्लादेश कहलाता है। पूरे बंगाल की संस्कृति की छाप वहां पर दिखाई देती है। जैसे पश्चिम बंगाल में हमारे यहां धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है, कई दिन तक उत्सव होता है, वैसे ही बांग्लादेश के हिंदू भी बड़े उत्साह के साथ मां दुर्गा का उत्सव मनाते हैं। फिलहाल तो बांग्लादेश की सरकार ने पूजा पंडालों में की गई तोड़फोड़ से जुड़ी खबरें दिखाने पर पाबंदी लगा दी है। सरकार ने आदेश दिया कि मां दुर्गा की खंडित प्रतिमाएं और हिंदू मंदिरों में हुई हिंसा की तस्वीरें बांग्लादेश के मीडिया में न दिखाई जाएं, ताकि लोगों की भावनाएं आहत न हो, किसी कट्टरपंथी संगठन को लोगों को भड़काने और लड़वाने का मौका न मिले। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि इसके पीछे है क्या।
इसके पीछे वो जिहादी तंजीमें हैं जो कहती हैं कि बांग्लादेश को अफगानिस्तान बनाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद कई मुल्कों में कट्टरपंथी ताकतें फिर से मजबूत हुई हैं। इनमें बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी ने नाम बदलकर माइनॉरिटीज को, हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है। माइनॉरिटीज पर हुए हमले और टारगेट किलिंग पिछले दिनों हमारे यहां कश्मीर में भी देखी गई है। पूरी दुनिया को एक होकर इस तालिबानी मानसिकता से लड़ना होगा। अगर दहशतगर्दी करने वालों को इस बात का एहसास होगा कि खून खराबा करने से, हिंसा करने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तो उन्हें रोक पाना संभव होगा। आज भी पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में ऐसे मौलाना हैं, मौलवी हैं, उलेमा हैं जो इस बात को समझते हैं कि आपसी टकराव से, एक दूसरे की जान लेने से, खून खराबे से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। इसका एक उदाहरण आज जम्मू कश्मीर में मिला। आज कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा कि वो कश्मीरी पंडित और सिख समाज के भाइयों से कहेंगे कि वो घाटी छोड़कर न जाएं। ग्रैंड मुफ्ती ने आतंकी हमले में मारी गई सिख स्कूल के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर के घर वालों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कश्मीर में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा कि कश्मीर की सभी बड़ी मस्जिदों में तकरीर करके यह बात बताई जानी चाहिए कि कश्मीर में माइनॉरिटीज के लोगों पर हमले कितने भयंकर नतीजे हो सकते हैं। नासिरुल इस्लाम ने कहा कि वो कश्मीर के 1.5 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं और वो खुद भी कश्मीरी पंडितों से और सिख समुदाय से ये कहते हैं कि उन्हें सुरक्षा मिलेगी, उन लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर है और कश्मीर के मुसलमान अपने पंडित और सिख भाइयों की सुरक्षा जरूर करेंगे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जब मैं वहाँ गया उसके बाद मैंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक इजलास तलब किया। उसमें कश्मीर के तमाम नुमाइंदे थे शामिल, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से जो ताल्लुक़, जिनका ताल्लुक़ है, उनको मैंने यहाँ दावत दे दी, उनसे बात की मैंने। उसके बाद मैंने उनको बता दिया कि आप मसाजिद में जाकर आइम्मा हज़रात को के साथ राब्ता कायम करें और उन्हें ये बता दें कि इसके इन जैसी कार्रवाइयों के भयानक नताइज क्या निकल सकते हैं। हमें उन सब लोगों को भी ये एहसास दिलाना है कि हम उनके साथ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। मैं खुद वहाँ गया और उनसे मैंने इजहार ताज़ियत की और एक पैगाम दे दिया कि मैं जम्मू कश्मीर के तकरीबन 1.5 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए आपके पास आया हूँ और हम ये चाहते हैं कि आपका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो। कश्मीरी पंडितों से जुड़े संगठनों ने मस्जिदों से ऐलान किए जाने का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर में अजान की आवाज गूंजती है, उसी तरह लाउडस्पीकर के ही जरिए माइनॉरिटीज पर हमले रोकने की अपील कराई जाए और इस तरह की अपील हर उस गांव की मस्जिद से की जानी चाहिए जहां कश्मीरी पंडित और सिख समाज के लोग रहते हैं। कल फिर से फ्राइडे है और मुझे पूरी आशा है कि कल कम से कम पूरे कश्मीर में जहाँ जहाँ हमारी माइनॉरिटीज़ रह रही है और जहाँ जहाँ हमारे ये मस्जिद हैं, वो जुमा नमाज के बाद ये ऐसी अपील करेंगे, उससे एक फिर से एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो एक फेयर ग्राफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, लेकिन कल के ऐलान से फिर से वो जल्दी कम हो जाएगा और अगले हफ्ते से फिर से जो हमारे समुदाय के लोग हैं वो अपनी अपनी जितनी भी जो भी कार्य करता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई बिजनेस करता है, वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से शुरू होगी और लाइफ मस्ट गो ऑन। ये अच्छी बात है कि जो उन्होंने ग्रैंड मुफ्ती साहब ने कहा है, तो एक तो मतलब प्रिंट में आने से, वीडियो में आने से तो ठीक है, लेकिन मैं उनसे भी अपील करता हूं कि कल ये अपील भी करे, आज ही अपील करे कि जितने भी हमारे ये जो मस्जिद हैं, जैसे ही उन्होंने कहा है वैसे ही वो अपने अपने मस्जिदों में कहे, लेकिन लाउड स्पीकर कहे, जैसे कि हम अजान देते हैं लाउड स्पीकर, तो उसी तरह वो एक अच्छा कदम है
और उससे हम और कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे और हमारे लिए और कश्मीर खुसूसन कश्मीर के लिए और सब कश्मीरी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। सिख समाज के लोगों का कहना है कि मस्जिद से ऐलान करना तो ठीक है, लेकिन माइनॉरिटीज के लोगों में सुरक्षा की भावना का एहसास तब होगा जब आम कश्मीरी साथ देंगे। श्रीनगर में मौजूद हमारे संवाददाता मंजूर मीर से बात करते हुए सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की प्रेसिडेंट जगमोहन सिंह ने कहा कि रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स की अपील से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बात तब बनेगी जब कश्मीर के मुस्लिम टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पढ़ा लिखा तबका इस बात को समझेगा कि कश्मीर सबका है। कश्मीरी पंडित और सिख भी इसी जमीन से जुड़े लोग हैं, क्योंकि जब भी कोई वारदात होती है तो मदद पड़ोसी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए कश्मीरी पंडितों और सिखों को सुरक्षा का भरोसा देने के लिए आम कश्मीरियों को आगे आना होगा। मैं जरूर अपील करना चाहूंगा। मैं 50 साल से कश्मीर की पब्लिक लाइफ में हूं। अभी पिछले 20-25 साल से मैं सिख माइनॉरिटी की ओर काम कर रहा हूं, लेकिन पिछले 50 साल से मैं एक आम आदमी, एक मेजॉरिटी के बीच में काम करता आया हूं। पर मेरी सोच के मुताबिक मैं इस मेजॉरिटी से अपील करूंगा, पॉलिटिशियन से नहीं अपील करूंगा। मैं अपील करूंगा यहाँ के डॉक्टर से, इंजीनियर से, प्रोफेसर से, टीचर से कि वो लोग बाहर आए और इस कश्मीर को संभालें, वरना इस कश्मीर को आग लगाने वाले पड़ोसी भी हैं और लोग भी हैं। बहुत लोग हैं इसको आग लगा के हमें जलाना चाहते हैं, बट हमें इससे बचना होगा। वो तब भी पॉसिबल है जब यहाँ का पढ़ा लिखा आदमी जो है इस चीज को समझे और संभाले। सरदार जगमोहन सिंह की यह बात सही है कि कश्मीरी पंडित और सिख समाज में जो लोग हैं वो कश्मीर में बाहरी नहीं है, बल्कि यहीं के लोग हैं, वो कश्मीरी हैं। शंकराचार्य के वक्त से कश्मीर में हिंदू रहते रहे हैं, तो वहीं सैकड़ों साल पहले कश्मीर में सिख धर्म आया। कश्मीर पर इन लोगों का भी उतना ही हक है जितना यहाँ के मेजॉरिटी का, यहाँ के मुसलमानों का। यही कश्मीर की खूबसूरती है कि सभी धर्मों के लोग सदियों से यहां मिलजुल कर रहते आए थे। इसी को कश्मीरियत कहा जाता है। इस बात को कश्मीर के पुराने नेता भी समझते हैं। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। कश्मीर भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा रहेगा। पाकिस्तान भले उन्हें गोली मार दे, लेकिन वो अपनी राय नहीं बदलेंगे। आतंकवादियों के हाथों मारी गई सुपिंदर कौर को श्रद्धांजलि देने के लिए गुरुद्वारे में आयोजित शोक सभा में आए फारूक अब्दुल्ला ने सिख समाज के लोगों से कहा कि वो कश्मीर में ही बने रहें। हमें इन दोनों का मुकाबला करना है। यहाँ पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा, याद रखिएगा। हम भारत के हिस्सा हैं और भारत का हिस्सा रहेंगे। कुछ भी हो तो मुझे भी गोली मार दें। कश्मीर की घाटी में रहने वाले पंडितों से यह कहना तो आसान है कि आप यहीं रहो, आपकी हिफाजत होगी। वहां रहने वाले सिख परिवारों से अपील करना आसान है कि कश्मीर छोड़कर मत जाओ, लेकिन दहशत के साए में रहना बहुत मुश्किल होता है। मौत के खौफ की परछाई के पीछे रहना बहुत कठिन होता है। तो भी मैं कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम की तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक अच्छी पहल की। जम्मू कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों से यह कहना कि वो कश्मीरी पंडितों और सिखों को सुरक्षा का भरोसा दिलाएं, एक बड़ा कदम है। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह दहशतगर्दों ने बेगुनाह निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, उसके बाद भरोसा होना मुश्किल हो गया है। असल में जब जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवादियों के बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन देंगे, उनके हाइडआउट्स की जानकारी देंगे, पुलिस और फौज के साथ मिलकर आतंकवादियों का मुकाबला करेंगे, तभी कश्मीर में अमन चैन कायम होगा, तभी कश्मीर में विकास होगा और सरहद पार बैठे दहशतगर्दों के आकाओं को एक सबक मिलेगा। आज की एक राजनीतिक खबर आपको बता दूं, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को आज हाईकमान ने दिल्ली तलब किया। दिल्ली में क्या हुआ, यह बताने से पहले एक इंटरेस्टिंग तस्वीर आपको दिखा दूं। जिस वक्त सिद्धू दिल्ली आए, उसी वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने पहुंचे।
चन्नी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके मोहाली वाले फार्म हाउस में मुलाकात की। चन्नी के साथ उनका पूरा परिवार था। चन्नी अपनी वाइफ, अपने बेटे और बहू को साथ लेकर कैप्टन के घर गए थे। असल में 10 अक्टूबर को चन्नी के बेटे नवजोत की मोहाली के गुरुद्वारे में बड़ी सादगी के साथ शादी हुई थी। आज चन्नी अपने बेटे और बहू को कैप्टन का आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर गए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी की कैप्टन से पहली मुलाकात है। आपको बता दूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चीफ मिनिस्टर चन्नी की कई बार तारीफ की है। कैप्टन ने चन्नी को पढ़ा लिखा मिनिस्टर बताया था, एफिशिएंट मंत्री बताया था। चीफ मिनिस्टर चन्नी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात को लेकर कई तरह की सियासी अटकलें लग रही हैं, लेकिन आज सुबह से नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कहा गया कि हाईकमान सिद्धू के रवैये से नाराज है, इसलिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया। सिद्धू ने आज कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की। ये मुलाकात कांग्रेस हेडक्वार्टर में हुई। पता चला कि पार्टी आलाकमान सिद्धू की बार बार की बयानबाजी से नाराज है। आलाकमान को यह बात भी पसंद नहीं आई कि सिद्धू पार्टी द्वारा बनाए गए चीफ मिनिस्टर पर सवाल खड़े करें। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने अपने सोर्सेज के हवाले से बताया कि आज की मीटिंग में सिद्धू को वार्निंग दी गई है। उन्हें अपना व्यवहार बदलने को कहा गया है। पार्टी ने सिद्धू से कहा कि वो ऐसे मुद्दों से बचे जिससे पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट पैदा होता है। सिद्धू से कहा गया कि वो पार्टी लाइन पर रहकर ही बात करें और ऐसे स्टेटमेंट से बचें जो पार्टी लाइन के मुताबिक नहीं है। मीटिंग के बाद नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत एक साथ बाहर निकले। सिद्धू ने कहा उन्होंने पंजाब और पंजाब कांग्रेस को लेकर अपनी चिंताएं पार्टी हाईकमान को बताई हैं और उन्हें भरोसा है कि उनकी चिंताओं पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो भी फैसला लेंगे वो पंजाब के हित में होगा। इस्तीफा वापस लेंगे। मैंने पंजाब के प्रति, पंजाब कांग्रेस के प्रति जो भी मेरे कंसर्न्स थे वो पार्टी हाई कमांड को बताए हैं, उनकी अभिव्यक्ति की है और मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस प्रेसिडेंट पे, प्रियंका जी पे और राहुल जी पे कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो कांग्रेस और पंजाब के हित में होगा। मैं पहले से ही उन्हें सर्वस्व मानता हूं और उनके हर आदेश का पालन करूं। सिद्धू के बाद हरीश रावत बोले। रावत ने कहा पार्टी हाईकमान चाहता है कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का काम मजबूती से करें, लेकिन इसी के साथ हरीश रावत ने एक और बात कह दी। उन्होंने कहा कल इससे भी बड़ी खबर आपको मिलेगी। श्री सिद्धू ने आपसे बहुत साफ तौर पर कहा कि माननीय सोनिया गांधी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट, माननीय राहुल गांधी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी का जो भी आदेश होगा वो आदेश उनको सर्वमान्य होगा, मान्य होगा, वो उसका पालन करेंगे। और आदेश बिल्कुल साफ है कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पंजाब के तौर पर अपना काम पूरी शक्ति से करें और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को जल्दी स्टेब्लिश करें। और कल मैंने कहा कल आपको इससे बड़ी सूचना विधिवत तरीके से मिल जाएगी। सिद्धू और हरीश रावत की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा खत्म हो गया है और सिद्धू अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद बाजी पलटी। हरीश रावत का एक और बयान सामने आया। मीडिया के कैमरों के सामने रावत ने कहा था कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपना काम मजबूती से करें, लेकिन बंद कमरे में जब हरीश रावत से यही सवाल पूछा गया तो मुकर गए। हरीश रावत बोले उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि सिद्धू अध्यक्ष बने रहेंगे।
यानी मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। कुछ ही मिनटों में हरीश रावत का यू टर्न लेना बहुत कुछ कहता है। तो हरीश रावत का ये जो दूसरा बयान है, ये भी आपको सुनवा देता हूं। ये तो आपने कहा है सिद्धू विल कंटिन्यू एज स्टेट कांग्रेस चीफ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। माय ऑफिस इज सेइंग यू सेड। नहीं, मैंने ये कहा है कि मैंने ये कहा है कि श्री सिद्धू ने को आदेश स्पष्ट है। उन्होंने कहा ना कि आदेश, मैंने कहा उनको आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि वो संगठन को मजबूत करने के लिए काम करें। आदेश तो कल विस्तार से ऐसा क्या आप बताएंगे? अगर कल विस्तार से आप कह रहे हैं ना, मैंने कहा कि कल और स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी। अब ये दो अलग अलग तरह के बयान थे। इसके बाद हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने हरीश रावत से सारी बात समझने की कोशिश की, लेकिन रावत समझ चुके थे कि बात बिगड़ रही है, इसलिए आप देखिए वो कैसे सवालों से बच रहे थे। सिद्धू साहब ने जो कुछ कहा है दैट इज लाउड एंड क्लियर। सर, लाउड एंड क्लियर में भी कुछ स्पष्टता नहीं है। कल वो बने रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष, उनका इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं हुआ। अब वो आप सिद्धू साहब से पूछा ही नहीं आपने, आपके सामने थे वो। सर, उन्होंने तो कहा जो कांग्रेस लीडरशिप कहेगी वो मान्य होगा। अरे इतनी प्यारी प्यारी गल कीदा। सर, क्या गल कीदा वही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कीदा। सर, कंटिन्यू करेंगे? हो गया, मैं कुछ कहूंगा नहीं। सर, साढ़े नाल तो कोई गल नहीं की। कुछ नहीं कहूंगा, देखिए जो कहना था मैंने कह दिया। लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर बरकरार हैं। दिल्ली में भले सिद्धू ने पार्टी आला कमान की बात मानने की बात कही है, लेकिन दिल्ली आने से पहले सिद्धू ने पार्टी को एक बार फिर आंख दिखाई थी। दिल्ली आने से पहले नवजोत सिद्धू ने अपने ही मीडिया सलाहकार सुरेंद्र डल्ला को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में सिद्धू ने खुलकर बताया कि वो क्यों लड़ रहे हैं। सिद्धू ने एक बार फिर वही बात कही जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखी थी। सिद्धू ने कहा कि वो समझौता नहीं कर सकते। इंटरव्यू में नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस हाईकमान को थैंक यू कहा और फिर इशारों इशारों में निशाना भी साधा। सिद्धू ने कहा कि उनके टैलेंट को हर जगह दरकिनार किया गया है। सिद्धू ने कहा कि पॉलिटिक्स में 5 को 50 बनाया जा सकता है और 50 को 0 में बदला जा सकता है। हर पासे मेरी मैरिट इग्नोर हुई। पॉलिटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ 50 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 50 ਨੂੰ 0 ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, दैत्य रूपी सिस्टम है, खड़ा हो जाता, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣ कोई रौला नहीं, लड़ेंगे। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी। डल्ला साहब, सिद्धू जैसे परवाने और भी। अपने ही मीडिया एडवाइजर को दिए गए इंटरव्यू में सिद्धू ने अपना इमेज मेकओवर करने की कोशिश भी की। सिद्धू ने कहा कि वो खराब सिस्टम को बदलना चाहते हैं, उनकी लड़ाई किसी इंडिविजुअल से नहीं है। सिद्धू ने कहा कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई भी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਉੱਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਸਟਿੰਕ ਐਟ ਦੀ ਹੈਡ। ਲੀ ਵੌਨ ਹੂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਤੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਨਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਐਟ ਦ ਟੌਪ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। मतलब मैं सब ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਧਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾਤੇ, ਸੰਬੰਧ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੌਹਮਤ नहीं ਲਾਏਗਾ। क्यों आएगा भाई? आज की एक और बड़ी खबर यह है कि ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान को अभी कम से कम 6 दिन और आर्थर रोड जेल में रहना होगा।
आर्यन को आज भी जमानत नहीं मिली। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख दिया। इस दौरान आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में क्वारंटीन सेल से नॉर्मल सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आर्यन की कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें आम कैदियों वाली जेल में शिफ्ट किया गया है। हालांकि आर्यन के वकीलों ने पूरी कोशिश की थी कि उनके मुवक्किल को आज ही जेल से बाहर आने का मौका मिले, उनके केस पर फैसला हो जाए। इसीलिए आज जमानत सुनवाई के दौरान आर्यन और एनसीबी के वकीलों के बीच जमकर बहस हुई। एनसीबी की तरफ से बहस करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच में आरोपी के इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से लिंक सामने आए हैं। सभी आरोपी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए कोर्ट को आर्यन का केस अलग करके नहीं देखना चाहिए। एनसीबी जिन सबूतों के आधार पर आरोप लगा रहा है वो है आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट। एनसीबी का दावा है कि व्हाट्सएप चैट से साबित होता है कि आर्यन खान पिछले कुछ साल से लगातार ड्रग्स ले रहा था। जो सबूत है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वो भी जुर्म में शामिल है। एनसीबी ने कहा कि पावरफुल बैकग्राउंड होने की वजह से आर्यन खान सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा कि उनके क्लाइंट के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली, फिर भी एनसीबी उसे इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि आर्यन खान को जमानत दी जानी चाहिए और अगर कोर्ट को लगता है कि आर्यन खान को जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है तो कोर्ट कुछ कंडीशंस लगा सकता है। आर्यन जांच के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि एनसीबी के पास आर्यन खान के खिलाफ सबसे बड़े सबूत के रूप में व्हाट्सएप चैट ही है, इसलिए आज सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप चैट पर काफी बहस हुई। कोर्ट में क्या हुआ इसकी कुछ जानकारी अरबाज मर्चेंट की वकील ने दी। वो उन्होंने स्पेसिफिकली अमित सर ने ऐसा कहा कि वो चैट्स जो है वो उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पे पता चले हैं कि उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो अभी पुराने वाले जो इंग्लिश जो पढ़े लिखे हैं ऑर्थोडॉक्स, उनको वो वर्ड्स थोड़े ऐसे खटकेंगे, वो वर्ड्स उन्हें प्रॉपरली नहीं समझेंगे या उन्हें थोड़ा ऑफेंसिव लगेगा, लेकिन उसका और ड्रग्स का या इलिसिट ट्रैफिकिंग का कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन देखिए इसी पर काउंटर ये किया गया है एएसजी की तरफ से कि आप कह रहे कि आपको पहले आपने कहा था कि आपको पता ही नहीं कि चैट्स में क्या है, फिर आप एलॉबरेट करने लगे कि चैट्स में जो भाषा कही गई वो आज के ज़माने की है, तो कहीं ना कहीं आप ही जो अमित देसाई वही अपने बयान को जो है बहस को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने स्पेसिफिकली क्योंकि यही कह के उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि उनको इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उनको ये पता चला है कि वो जो लैंग्वेज जो यूज़ की है वो मॉडर्न टाइम की जो इंग्लिश है, लाइक शॉर्ट फॉर्म्स है या उनके कोई अलग तरीके से जो लैंग्वेज यूज़ की है, उसके वजह से सिर्फ एएसजी सर का ऐसा कहना है कि वो इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड है। आर्यन के साथ इस मामले में अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा भी आरोपी हैं। व्हाट्सएप चैट की लैंग्वेज पर हुई बहस के बारे में आपको अरबाज के वकील ने बता दिया, लेकिन इन चैट्स के किन वर्ड्स के आधार पर एनसीबी आर्यन को जुर्म में शामिल कर रही है उसकी डिटेल मुनमुन धमेचा के वकील ने दी। जज साहब ने भी काफ़ी पेशेंस से हियरिंग की, लेकिन जिस तरीके के हमारे साइटेशन सबमिट हुए थे, राइवल सबमिशंस भी हुए थे और जो जजमेंट्स वगैरह हमने सबमिट किया तो उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट को भी वक्त लगता है ऑर्डर्स पास करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो छुट्टियां बीच में आ चुकी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे ये चीज़ों पे अफेक्ट कर रहा है। पहले और दूसरे आरोपी के खिलाफ जो बहस हुई उन्होंने बार बार व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र किया। क्या कहा उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स में ऐसा क्या है? कॉन्स्पिरेसी को लेकर भी उन्होंने कहा, ऐसा क्या कहा उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स और कॉन्स्पिरेसी को लेकर? देखिए, जहाँ तक ये व्हाट्सएप चैट्स की बात है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ और आज भी ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि व्हाट्सएप चैट जो है, हम कभी किसी से कोई मजाक से बात करते हैं, कभी किसी ने अगर जैसे कि अगर कोई इंसान से मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो होश में नहीं है तो मैं उसको अगर मैं मजाक से बोल दूँ कि गांजा मार के आया है क्या, और ये अगर व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड पर रखे तो गांजा अगर वर्ड यूज आ गया तो क्या किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं क्या? तो व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे ये जो चीज़ लिंकअप हो रही है वो टोटली गलत है, मैं ये सबमिट करूँगा। अरबाज ने यह भी कहा था कि दे वर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट, तो वो दे शब्द पर बड़ा फोकस किया एसजी ने। इससे लिंक स्थापित होता है कि आर्यन को पता था कि अरबाज ड्रग्स लेके जाने वाला है और दोनों इसका इस्तेमाल करने वाले थे क्रूज पे। अगर आर्यन ये बोले कि दे आर गोना हैव ब्लास्ट विद ड्रग्स तो समझ में आता है ड्रग्स का मेंशन है। दे आर गोना हैव ब्लास्ट विद कोकेन, विद चरस, विद गांजा, विद वीड, व्हाटएवर इट इज, और हेरोइन, व्हाटएवर इट इज, दे गोना हैव ब्लास्ट। एक पार्टी में इंसान जा रहा तो ब्लास्ट क्या एक नॉर्मल एक यूथ यूज करता है वर्ड, उसको आप ड्रग्स से कैसे रिलेट कर सकते हो?
सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम टर्म 1 के लिए ड्यूरेशन, डेट और सीटिंग सिस्टम को लेकर डिटेल्स बताई हैं। 10वीं और 12वीं के पहले टर्म के एग्जाम नवंबर-दिसंबर में ऑफलाइन होंगे। एग्जाम के लिए डेट शीट 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। सीबीएसई ने बताया कि बोर्ड के टर्म 1 एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को 90 मिनट का वक्त मिलेगा। फाइनल रिजल्ट बोर्ड के सेकंड टर्म के बाद जारी किए जाएंगे। सीबीएसई ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए 10th और 12th बोर्ड की परीक्षा को 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्से में करीब 50% सिलेबस को शामिल किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।